बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल रात को जो मैंने आखिरी व्लॉग किया उसमें आपको मैंने ये खबर दी कि DGI SPR की सहाफ़ियों के साथ 3 घंटे की लंबी बैठक हुई है, जिसमें वो सियासी बात करने से कतराते रहे। जिसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जो खबर है वो ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज का जो इदारा है वो पीछे हटने को तैयार है, क्योंकि कोई भी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा। हमारे मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। 8 फरवरी का खामोश इनकलाब, इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत, ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको लेकर अब इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट रही है। और इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान अब सुलह जो है वो बड़ी अहम हो चुकी है। इसके अलावा मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। ये जनाब बंद कमरों में बैठे हुए लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है। तो लिहाजा मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक GHQ की जानिब से खुद कर दी गई है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा है कि जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। ये मामला क्या है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की सुलह, अडयाला जेल और GHQ के दरमियान एक हंगामी राब्ते की खबर है, जिसकी तस्दीक जो मैंने बताया कि GHQ ने की है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। इस राब्ते की खबरें रखनी है। इमरान खान और आर्मी चीफ साहब के दरमियान क्या इस वक्त जो है वो कशमकश चल रही है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त इस्तीफों की लाइनें लग चुकी हैं। ये मामला और माजरा क्या है, किस किस के इस्तीफे आ रहे हैं, किस किस के इस्तीफे आ चुके हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और फिर कप्तान ने इस वक्त पार्टी के अंदर तमाम गद्दारों को उड़ा कर रख दिया है। इमरान खान साहब ने एक टेस्टर फेंका था, जिसके बाद जो है वो सारे के सारे गद्दार इस वक्त ट्रैप हो गए हैं। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना मैच बड़ी कामयाबी के साथ खेल रही है, जिसमें बैरिस्टर अली जफर साहब ने अब एक नई जो है वो एक नया उन्होंने एक गेम प्लान तैयार किया कि पहले इलेक्शन जो केस चल रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी फ्रीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या PTI को मखसूस नशिस्तें मिलनी। एक चीज़ तो ये है, और परसों इस केस की समात है। और दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच के सामने मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी है कि इसको भी इस केस का जोड़ा जा सके, क्योंकि PTI से बल्ले का निशान वापस लेना हो, फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात, मखसूस नशिस्तों का मामला हो। ये सारे के सारे एक ही मामले की पढ़ाई के केसेस हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर साहब ने अब ये इस्तदा कर दी है कि जो हमारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की नजरसानी दरख्वास्त है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको भी इसके साथ इकट्ठा सुन ले, ताकि मामला जो है वो क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म का खेल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घेर लिया है, घुमा कर रख दिया है, और अब उनको भागने की जो है वो जगह नहीं मिल रही। एक चीज़ तो ये। दूसरा जनाब, अब चूंकि बजट मंजूर हो चुका है, 1 जुलाई से पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आने वाला है। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो IMF के बजट पर अमल दरामद होना है, और अगर हो गया तो पाकिस्तान में ऐसा तूफान आएगा, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, आपके हाथ से गेम निकल जाएगा। अब जनाब खबर यह है कि IMF ने 10 जुलाई से कबल बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफे का मुतालबा कर दिया है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF पेश की तमाम शराइत पर अमल दरामद चाहता है। बिजली महंगी करने के लिए नेपरा के फैसले पर फौरी अमल दरामद किया जाए, और IMF ने बजट में टैक्स छूट और रायतें खत्म करने के फैसले को सराहा है। अब जनाब, जो गरीब तबका, मेरे कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, यानी कि एक कमरे का बिल 17,500 रुपये आया। एक कमरे में एक पंखा और एक लाइट चल रही है, उसका बिल 17,500 रुपये। और फिर दूसरी जानिब अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मसूद खान ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का ऑपरेशन असम इस्तेहकाम की कामयाबी के लिए अमेरिका से छोटे हथियार और जदीद आलात फराहम करने का मुतालबा। इस्लामाबाद ने दहशतगर्दी के नेटवर्क वर्क की मुखालफत और उनका कला कमा करने के लिए ऑपरेशन असम इस्तेहकाम का आगाज़ किया है। हमें जदीद तरीन छोटे हथियारों और मफसराती आलात की ज़रूरत है। ये अमेरिका की से हमने मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान की फ़ौज ये चाहती है कि हमें आलात दिए जाए, हथियार दिए जाएँ। अब मसला क्या है कि अमेरिका जब हथियार और आलात हमें देगा, उसके बदले वो क्या मांगेगा? पाकिस्तान की सरजमीन मांगी जाएगी। और आपको भी पता है कि ऑपरेशन के नाम पर जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फैलाया गया और कैसे दहशतगर्दों की एंट्री यहाँ पर हुई, हालांकि जनरल बाजा साहब ने इंकशाफ किया था कि मैंने बाढ़ लगा दी है, अब कोई अफगानिस्तान से पाकिस्तान या पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाकर देखें। अब उन्होंने ये बात की, और फिर पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ ये बात करते कि मैंने बाढ़ को उखाड़ कर फेंक दिया है। अब वो हुब्बुल वतनी थी या ये हुब्बुल वतनी है? जो मौलाना फजल रहमान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर जो है वो सवाल को भी रेस किया कि क्या ये हुब्बुल वतनी, क्या
वो हुब्बुल वतनी है। वो जनाब आर्मी चीफ हुब्बुल वतन था या ये आर्मी चीफ हुब्बुल वतन है, दोनों की पॉलिसीज आपके सामने है। तो ये एक वक्त बड़ी खतरनाक तरीन सूरत हाल है। तो जनाब सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इस्तीफों की लाइनें लगी हैं और कप्तान ने इस तमाम गद्दारों को उड़ा कर रख दिया है, ये मामला और माजरा क्या है। सबसे पहले तो ये कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने एक इस्तीफ़ा दिया और उनका इस्तीफ़ा आप सबके सामने है कि कैसे सामने आया। तो उसके बाद शेर अब्दुल मरवत दीगर लोग जो हैं वो जनाब खुलकर सामने आ गए, वो ट्रैप हो गए और आप सबको पता है कि वो एक नेटवर्क चलाने की कोशिश कर रहे थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को चैलेंज करके अपनी सोशल मीडिया टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे और पीटीआई में ये बड़ा ओहदा हासिल करके पीटीआई को तोड़ने की सबसे बड़ा साजिशी किरदार शेर अफजल मरवत है। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था, पीटीआई के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं जनाब कोई एस्टैब्लिशमेंट के पेरोल पर काम करता हूं। अल्लाह लाख का सच का खुदा है, अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट के पेरोल पर काम करता होता तो मुझे घर से क्यों उठाया जाता, मैं क्यों मार खाता, क्यों जनाब मुझे ये जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते। मैं आज भी हक और सच की लड़ाई लड़ रहा हूं, जान जाती है तो चली जाए, लेकिन हक और सच की लड़ाई जो है वो हम लड़ते रहेंगे। खबर मैंने आपको दी थी, खबर मेरी दुरुस्त साबित हुई, आप सब ने देख लिया कि शेर अफजल मरवत जो है वो कैसे खुलकर सामने आए। तो अब जनाब आपने देखा कि कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए हैं जुनैद अकबर खान, वो कोर कमेटी से मुस्ताफी हो चुके हैं। जुनैद अकबर जो है वो पार्टी क़यादत के हवाले से खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरा घर है, ना ही मैं किसी ग्रुप का ऐसा हूँ। इमरान खान पर जान भी कुर्बान है, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान को खबरदार करना चाहता हूँ कि मखसूस लोग खान साहब से मिलने जाते हैं लेकिन हमें मिलने नहीं देते। मखसूस लोगों के एक दूसरे के साथ मुफादात हैं। अब मखसूस लोग कौन कौन से हैं बेतौर पर जानते हैं कि कुछ वकला ने इस वक्त पार्टी को हाईजैक कर लिया है। रऊफ हसन भी इसमें जो है वो सफ़े अव्वल में है। और फिर जनाब अगर आप दूसरी जाने देखेंगे सेनेटर हामिद खान, वो पार्टी के पुराने लोगों को नहीं चाहते कि वो पार्टी के अंदर वापस आ जाए। फवाद चौधरी, असद उमर, अली ज़ादी, इमरान इस्माइल, उनका रास्ता रोका जा रहा है, उनको पार्टी में वापस आने से रोका जा रहा है। अब जनाब ये पार्टी का एक मखसूस ग्रुप है जो ग्रुपिंग करके इस पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इमरान खान जेल में है और बाहर ये मफादात की जंग पार्टी के अंदर जारी है और ज़राए बताते हैं कि जनाब अब मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इस्तीफे आएंगे और ये वो लोग इस्तीफे दे रहे हैं जो पार्टी का मेन फेस है, पॉलिटिकल फेस है, कोई वकला नहीं है। वकला का काम है कि वो इमरान खान किस से लड़े, उनका क्या काम बनता है वो पार्टी के अंदर आकर सियासत करें। और यही वजह है कि इमरान खान जो है वो पीटीआई की नाकिस पॉलिसी की वजह से जेल के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि उनके इतने बड़े केसेस नहीं हैं कि उनको जेल में जो है वो रखा जा सके, तो उनकी मफादात हैं कि इमरान खान जेल के अंदर रहे और बाहर ये पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ती रहे, ये बाहर बैठ कर इमरान खान को जो है वो कैश करते रहे। तो खान साहब को सबका इल्म है कि कौन बाहर बैठ कर क्या कर रहा है, कौन डबल खेल रहा है। तो जनाब इमरान खान साहब ने जो है वो पार्टी में धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का सख्त नोटिस देते हुए पार्टी में धड़ेबंदी के हवाले से जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं उन अरकान का नाम जो है मांग लिया है। इमरान खान ने पार्टी डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। ज़राए कहते हैं कि इमरान खान ने पार्टी की क़यादत से आइंदा मुलाकात में सेनेट और कौमी असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में मुलव्विस अफराद की निशानदेही करने की हिदायत जारी की है और उनके नाम भी तलब कर लिए हैं। और उन्होंने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जो मुसलसल वर्जी कर रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमरान खान ये भी हिदायत दी है कि तमाम पार्टी रहनुमा आपस की ग्रुपबंदी खत्म करके पार्टी को मनसम करके अपना किरदार अदा करें। तो ये जनाब इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर हदायत जारी कर दी हैं और ये वो अकेला शख्स जो जनाब जेल के अंदर बैठा हुआ है उसको टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। वो जनाब 1 साल से जेल के अंदर है। आप जनाब वो वहां पर बैठ कर भी परेशान आप उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से बैठ कर भी आप कहते हैं कि फलां धड़ेबंदी कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, फलां वो कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अकेला खड़ा हुआ है। शायद पार्टी भी उसको उतना सपोर्ट नहीं कर रही जैसे उसको सपोर्ट करना चाहिए था। पार्टी अभी तक इमरान खान की रिहाई के लिए जनाब सड़कों के ऊपर नहीं निकली, कोई एहतजाज नहीं किया गया, कोई धरना नहीं किया गया, कोई इस वक्त पार्टी के इक़दामात इमरान खान की रिहाई को लेकर सामने नहीं आ रहे। लेकिन इमरान खान अकेला डटा हुआ है, इमरान खान लड़ाई लड़ रहा है। आप उसकी लड़ाई की कदर करें, उसके पीछे अवाम का रेला है, अवाम खड़ी हुई है उसके पीछे। अगर इमरान खान साहब ने अपनी जान अवाम को दे दी है तो अवाम को चाहिए कि वो भी अपनी जो है वो जाने इमरान खान को दे। आपके ऊपर फर्ज बनता है कि उसने आपके लिए जो है वो जेल काटी है। उसको क्या था, उसको अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया था, वो एक बादशाह की जिंदगी गुजारा था, उसने आपके लिए जेल जो गुजारी है वो आपके लिए जेल के अंदर बैठा हो। तो छोड़े पार्टी को, आप अपने हक के लिए बाहर निकले। एक चीज़ तो ये। दूसरी जनाब ये कि इमरान खान और जनरल आसिम अली के दरमियान जो राब्ते की खबर है और सुलह की कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त जनाब हंगामी के तौर पर रब्ता हुआ डयाला जेल और जीएसक्यू का। कल मैंने आपको बताया कि हवाओं का रुख तब्दील होने जा रहा है। DGISPR की जो मुलाकात हुई है उसके बाद आप देखेंगे कि वो क्योंकि सियासत के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, जो मैंने आपको शुरू के अंदर भी बताया वीडियो के, तो लिहाजा जनाब इस वक्त मामला है कि फ़ौज समझती है कि उनको बहुत नुकसान हो चुका है, री इमेजिंग की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मैशत अगर आपने मजबूत कर रहा है तो इमरान खान को जेल से निकालना होगा। अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि हवाओं का रुख मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। और यही बात
پیپلز پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں. تو جناب اب جو GHQ کے بہت بڑے قاصد ہیں جناب انصار عباسی صاحب, انہوں نے ایک بہت بڑی خبر بریک کی ہے. وہ جناب کہتے ہیں کہ ایک باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ کوششیں ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات سے پہلے کی گئی تھی لیکن یہ ناکام رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک 8 فروری کے انتخابات سے پہلے بہت ساری کوششیں کی گئیں کہ عمران خان اور فوج کے درمیان صلح کروائی جائے, لیکن وہ کوشش جو ہے وہ ناکام رہی ہیں. اب ملک کے سرکردہ مذہبی اسکالرز میں سے ایک نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ ناکام رہی, ناکام ہو گئی. ایک جو ہے وہ جناب پاکستان کے ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں, انہوں نے جناب کوششیں کی اور انہوں نے کہا کہ اپریل 2022 میں حکومت سے نکال باہر کیے جانے کے بعد فوج اور اس کے اعلیٰ کمانڈروں اور حتیٰ کہ موجودہ اور سابقہ آرمی چیف کے خلاف عمران خان جو الزامات عائد کر رہے ہیں ان کے تناظر میں اب جیل میں قید عمران خان کے لیے سات کے برہان کا ایک سنگین نتائج درپیش ہے. اس بات کی ضمانت کون دے گا کہ عمران خان ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سمیت لوگوں پر بغیر ثبوت سنگین نوعیت کے الزامات عائد نہیں کریں گے. اب بیسیکلی عمران خان صاحب سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ آپ جب باہر نکلیں گے ہمارے خلاف نہ بات کریں. یہ بات میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں. اب GHQ کے قاصد انصار عباسی صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے یہ بات بیسیکلی ضمانت مانگی جا رہی ہے. اب گزشتہ 2 سال کے دوران عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اعلیٰ جرنیلوں پر تنقید کی اور اس حوالے سے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ ان کے مخالفین کی حکومت ہٹا کر عمران خان کے لیے اقتدار میں واپسی کی راہ ہموار کریں. 9 مئی کے حملوں اور 8 فروری کے انتخابات کے بعد عمران خان موجودہ آرمی چیف پر براہ راست تنقید جاری رکھے ہوئے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ تنقید کے ساتھ ہی جنرل عاصم منیر اور ان کے ماتحت اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی کوشش کر رہے ہیں. فوج کے ترجمان نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد ایک پریس کانفرنس میں میڈیا کو واضح طور پر کہا کہ فوج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی. لیکن کل DCISPR نے جو ہے وہ جو ان کی ملاقات ہوئی 2-3 دن پہلے, اس میں انہوں نے کہا کہ جو ملک کے لیے کام کرنا چاہیے ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں. یعنی کہ جو اس وقت کوئی بھی پارٹی ہے ملک کے لیے کام کرے گی ہم ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ تیار کریں گے. اب ذرا ان کی پالیسی میں ایک شفٹ آیا. فوج کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت کا امکان ہے, جس کا انہوں نے جواب دیا کہ اگر کوئی سیاسی سوچ رہنما یا گروہ اپنی فوج پر تنقید کرتا ہے, فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے, تو لہٰذا ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اب انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے لیے کام کرے گا اب ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. اب کیوں ہو سکتی ہے؟ آپ کو بہتر طور پر پتہ ہے کہ مغربی ممالک جو اس کے علاوہ دوست ممالک چائنا, سعودی عرب, ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جب اپنے ملک کے پولیٹیکل انریسٹ, ملک کی جو عدم استحکام ہے وہ ختم کریں. وہ کیسے ہوگا؟ عمران خان کو رہا کر کے, مینڈیٹ واپس کر کے. اب یہ جناب ان کو سمجھ آ چکی ہے. تو لہٰذا اب جناب معاملہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے جو ڈاکٹر عارف علوی کے دور میں افغان صدر کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان کے ہمدرد ریٹائرڈ جنرلوں کے ذریعے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی مایوس کن کوششیں کرتے رہے, لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا. اب انہوں نے کہا کہ آپسی لڑائی کا شکار پاکستان تحریک انصاف کے اندر کئی لوگ متفق ہیں کہ عمران خان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تنقید اور اعلیٰ فوجی جرنیلوں پر الزامات عائد کرنے کی پالیسی سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. اب ایک طرف تو جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جتنے بھی لوگ سمجھتے ہیں جو اس وقت ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے عمران خان کے بیانیے پر آ کر یہاں پر پہنچے. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. آج آپ اندازہ لگائیں کہ شیخ رشید صاحب ان کو 5000 ووٹ پڑا ہے, سب سے زیادہ 17 بار یہ شخص وزیر بن چکا ہے. عمران خان کا دست شفقت نہیں تھا, شیخ رشید کو صرف 5000 ووٹ پڑے راولپنڈی سے, اور باقی بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ ہار گئے, کھمبے جیت گئے, جہانگیر ترین ہار گئے. اور بتائیں جہانگیر ترین سے بڑا تو کوئی الیکٹیبل پاکستان میں موجود نہیں تھا. اس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس کے علاوہ تو کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو فوج کا یہ سوچنا یا طاقتوروں کا یہ سوچنا کہ یہ سارا کچھ PTI کو نقصان پہنچا ہے تو ان کی خام خیال ہے, اور وہ مزید جو ہے وہ اپنے آپ کو بند کلی میں لے کر جا رہے ہیں. ایک ہی حل ہے اس کا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے, اس سے جناب گرینڈ ڈائیلاگ کرے. اب تک لیتے ہیں اپنا خیال کیجیے اور سنگا فرانس میں اللہ نے کے من پاکستان زندہ باد.